चलिए जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में कवर करेंगे कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। पोस्टल रूल को देख रहे होंगे। बेसिकली सेक्शन नंबर 3 to 9 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको अच्छे से देखेंगे। भाई देखो, मैंने कुछ डिसाइड किया है तुम्हारे लिए। मैंने सोचा है कि हम लोग जो केस लॉज हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ताकि क्या होगा कि हमारे वीडियो की लेंथ भी ना बढ़े बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ तुम्हें भी एक सेपरेट लिस्ट तैयार हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस प्रिपेयर फॉर इट एट द लास्ट ऑफ आवर एग्जामिनेशन। तो वो काम तुम्हारा भाई तुम्हें करके देगा। तुम्हें अलग से कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। जितने भी PYQs जिन भी एग्जामिनेशंस में आए हैं, सारे के केस लॉज मैं तुम्हें इस चैनल पे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज वीडियो में रेडी करके दूंगा, तो हम लोग उसको वहाँ देख लेंगे, ठीक है। जहाँ तक रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है क्या, बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग। तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे। हम लोग डायरेक्टली सेक्शंस पे जाने से पहले ये समझेंगे हमने पेयरिंग करनी है क्यों। अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टली जो है तुम सेक्शन नंबर 3 के बाद 4 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, वैसे नहीं करेंगे हम लोग सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 9 पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कैसे करना है कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा, ये बात ये बता रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 3 की, तो सेक्शन नंबर 3 मुझसे कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल है या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोज़ल है, यानी कि प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन पहली बार में जो व्यक्ति प्रपोज़ल दे रहा है वो, और एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, जो सामने वाली पार्टी है, इन दोनों का कम्युनिकेशन जो है, प्लस रिवोकेशन जो है वो किसका हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है, प्रपोज़ल का भी हो सकता है। क्योंकि रिवोकेशन कब होता है हम आगे पढ़ेंगे, जब एग्रीमेंट बन जाता है तभी कोई रिवोकेशन होता है। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रपोज़ल हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस जो होगा वो केवल प्रपोज़ल का होगा। क्लियर है। अब बोलो कैसे होगा इनका कम्युनिकेशन। तो मैं कहता हूँ कोई ना कोई एक्ट या ओमिशन करोगे तुम। मैं तुमसे अगर पैसे ले रहा हूँ बिना कुछ बोले, तो वो पैसे देने का एक्ट तुम्हारा एक्ट है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ गंदगी मत फैलाओ, तो मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा, तो तुम्हारा गंदगी ना फैलाना तुम्हारा ओमिशन हो गया। ये बेसिकली तुम्हारे एक्ट और ओमिशन के माध्यम से तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो। और वो एक्ट और ओमिशन कैसा है, जिसका जो इफ़ेक्ट है, यानी कि उस एक्ट और ओमिशन के माध्यम से तुम्हारी जो इंटेंशन है कम्युनिकेट करने की, प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को, वो क्लियरली झलक रही है, ठीक है, क्लियरली झलक रही है। तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें पता चल गया कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सेक्शन की, तो हम लोग सेक्शन 9 को देखेंगे। ये बता रहा है कि जो तुम्हारा प्रॉमिस है वो जो है किस तरीके से तुम पूरा कर सकते हो, यानी कि तुम किस तरीके से प्रॉमिस को मतलब कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जो है वो तुम बेसिकली कैसे कर सकते हो। तो पहला तो बात है, नॉर्मली वर्ड्स में बात करके मैं कहूँगा ये चीज़ दो, वो कहेगा इतने की लगेगी, एक्सप्रेस प्रॉमिस हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा कि मैं बोलूँगा कि वर्ड्स के बिना भी तो कोई एक तरीका होगा जिसके माध्यम से मैं अपने प्रॉमिस को साथ में ला रहा हूँ तुम्हारे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक दुकान पे खड़े होके चुपचाप मैंने 2 टॉफ़ी उठाई और वहाँ पे 2 रुपये रख दिए। यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं करी, कोई वर्ड नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस हो गया अगर उसने वो रुपए एक्सेप्ट कर लिए तो, यानी कि एक एनी अदर मैनर में, ठीक है। अगर तुम्हें ये बात क्लियर हो गई तो सेक्शन 3 और 9 तुम्हें पता चल गया, 3, 3 या 9 तुम्हें पता चल गया कि बेसिकली कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रॉमिसेस जो हैं उनका मैनर क्या है, कैसे कम्युनिकेट होगा, तरीका क्या है। तो वर्ड्स के माध्यम से, एनी अदर माध्यम से, और यहाँ एक्ट और ओमिशन के माध्यम से, ये दोनों की पेयरिंग हो गई। अब मैं बात करूँगा पोस्टल रूल की। हाँ, यही है पोस्टल रूल। ये बेसिकली आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये बेसिकली तुम्हें क्या बताएगा, ये बताएगा कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन किस किस का, कम्युनिकेशन प्रपोज़ल का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो प्रपोज़ल का तो बहुत सिंपल है। मैं अगर तुमसे इसको सेक्शन को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं डायरेक्टली तुम्हें
इसके एग्जाम्पल पे ले चलूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्त। बेसिकली भरत और अमन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लैपटॉप के ख़रीदने के रिगार्डिंग, ठीक है। होता क्या है कि अमन ने कहा कि जो है मेरा लैपटॉप मुझे बेचना है भरत को 40,000 रुपये में। अब इन्होंने आपस में ये जो बातचीत है ये लेटर के माध्यम से करी। ये बात ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे तुम एक बात समझो, पोस्टल रूल जो है वो इसलिए ही आया क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था ना, तो उस टाइम पे पोस्ट के माध्यम से लोगों में कम्युनिकेशन होता था। जब पोस्ट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था तो कई बार कोई चीज़ किसी ने कही तो वो कब तक किसके पास पहुंची, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती थी। तो उन चीज़ों के लिए रूल्स लेट डाउन किए गए कि किस मोमेंट पे कौन लायबल होगा। यानी कि जब तुम एग्जाम्पल में अमन और भरत के बीच का ट्रांजैक्शन देखोगे तो समझ पाओगे। जैसे कि अगर अमन ने प्रपोज़ल दिया लेटर लिखकर भरत को कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, ये उसने 1 तारीख को पोस्ट किया और भरत को वो 3 तारीख को रिसीव हो गया। तो हमारा जो पहला पॉइंट था ना कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल, वो 3 तारीख को कंप्लीट हो गया जिस दिन भरत ने रिसीव किया लेटर और रीड किया। पढ़ो यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कब कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। यानी कि जिस व्यक्ति के को वो प्रपोज़ल भेजा गया है जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तो वो चीज़ मानी जाएगी कि कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या? एक्सेप्टेंस जो है वो एज अगेंस्ट द प्रपोज़र और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ये दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। क्यों होती हैं? क्योंकि भाई देखो, अगर भरत ने उस लेटर को प्राप्त करने के बाद लेटर को पोस्ट किया होगा, पोस्ट करने के बाद उसका जो रास्ता होगा उसको कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। उस ड्यूरेशन में इसने मान लो सामान किसी और को बेच दिया, या फिर इसका सामान डिस्ट्रॉय हो गया, या और भी कोई दिक्कत आ गई, तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी अमन पे होगी या नहीं होगी। इस तरह के अलग अलग सवालों को आंसर करने के लिए हम ये रूल देखते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोज़र की बात करें, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको ऑफ़र दिया था भरत को, अमन ने भरत को ऑफ़र दिया था और भरत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। भरत ने जब उसको एक्सेप्ट करके ट्रांजिट में डाल दिया, यानी कि लेटर जो है उसने भेज दिया पोस्ट ऑफिस में कि जाओ बेटे अमन के पास ले जाओ, क्या उसी पल से अमन बाध्य नहीं हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ये बात क्लियर है। तो यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोज़र इस बात को बताती है कि अमन कब से बाध्य हो गया। क्लियर? अब इसका एक प्रैक्टिकल जो आगे की बात है वो ये है कि अगर मैं भरत की बाध्यता की बात करूं तो वो तो तभी से होगी ना जब इसका एक्सेप्टेंस एक्चुअली में इसके पास पहुंच जाए। तो वही हो रहा है, ट्रांजिट से 9 तारीख को अमन ने लेटर रिसीव किया और पढ़ लिया। तो इस तारीख को ये जो एक्सेप्टेंस भेजा था इसने, इस चीज़ को बेसिकली हम एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेट हो चुका है ये मान लेंगे। ये बात अगर हमारी क्लियर हो चुकी है तो हमारा ये सेक्शन ऑलमोस्ट फिनिश है, क्योंकि रिवोकेशन में सेम बात है। बस रिवोकेशन में हम प्रपोज़र और एक्सेप्टर जैसे टर्म्स को यूज़ ना करके हम लोग बेसिकली बात करेंगे द पर्सन हु मेक्स द रिवोकेशन एंड द पर्सन हु टू हुम द रिवोकेशन इज़ मेड। देख सकते हो सेक्शन में यही लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। क्यों हो रहा है दोस्त? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल इनके बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट 9 तारीख को बन गया। अब 9 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट बना उससे पहले जो है मान लो फॉर एग्जांपल 6 तारीख को अमन को लगा कि नहीं नहीं जी मैं जो है अपना जो है लैपटॉप बेचूंगा नहीं। तो इसने जो है सोचा कि मैं अमन के लेटर पोस्ट करने से पहले उसको बोल दूं कि ऑफ़र कैंसिल हो गया। अब वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अमन को एक बहुत स्पीड वाले माध्यम से लेटर भेजूं ताकि अमन के लेटर पोस्ट करने से पहले, यानी कि मेरे बाध्यता होने से पहले, यानी कि 2A के स्टेप से पहले मेरा रिवोकेशन हो जाए, मेरी बात भरत तक पहुंच जाए और मैं इसके लिए मुझे अपना लैपटॉप ना बेचना पड़े।
तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि रिवोकेशन यहाँ पे अमन मेक कर रहा है, और अमन के अगेंस्ट में रिवोकेशन कब माना जाएगा, जैसे ही अमन ने अपनी तरफ से रिवोकेशन भेज दिया। लेकिन एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी कि भरत के अगेंस्ट में वो तब माना जाएगा जब भरत के पास वो चीज़ 10 तारीख को पहुंची, यानी कि रिवोकेशन 10 तारीख को पहुंचा और भरत ने उसके बारे में जाना। तो अल्टीमेटली तुम बताओ कि 9 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बन गया था और 10 तारीख को रिवोकेशन भरत के पास पहुंचा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ, और अगर ना तो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो तुम ये तीनों पॉइंट समझ गए होगे, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर टर्म्स का यूज़ कर लो, हु मेक्स इट, टू हुम इट इज़ मेड टर्म्स का यूज़ कर लो। ठीक है, तो हमारा ये सेक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो तुम कुछ 1-2 क्वेश्चंस को समझो, उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को ऑफ़र अगर डाला गया, 3 को जो है रिसीव हुआ, 4 को एक्सेप्टेंस डाला गया, और 5 को जो है वो रिवोकेशन उसका भेजा गया, और 6 तारीख को जो है उसका रिवोकेशन सामने वाली पार्टी को रिसीव हो गया, और 8 तारीख को एक्सेप्टेंस इधर पहली वाली पार्टी को, फर्स्ट पार्टी को रिसीव हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ोगे, इनके आंसर्स जो हैं मैंने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पढ़ना। जो हमने भरत के साथ और अमन के साथ समझा है बस उसका इम्प्लीमेंटेशन है। एक और तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप से समझ लो, वो मैंने दिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स इनसे आ जाते हैं, वो तुम इन 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनको देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के बिना हमें समझना किसी भी टॉपिक को कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर ए ने ऑफ़र भेजा ईमेल के माध्यम से और बी ने जो है एक्सेप्ट किया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल तो 10 बजे पहुंच गया था, लेकिन उसने 2 बजे एक्चुअली उसको रीड किया, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? स्वाभाविक सी बात है ना, 2 बजे कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से चारों क्वेश्चंस का आंसर करो, जो ना समझ में आए कमेंट में पूछो, मैं तुमको रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए एक्सेप्टेंस अगर करें तो कैसे करें, इसका बेसिकली मिरर रूल समझ लो, बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। बेसिकली मिरर रूल क्या कहता है कि जिस तरह का प्रपोजल हुआ या जिस तरह की बात प्रपोजल में कही गई, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस आप हमारे लिए करिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 500 रुपये दे दो या फिर 1000 रुपये दे देना, तब जो है मान लो ये चॉकलेट ले लेना या फिर ये बॉल ले लेना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट होना चाहिए, उनको 500 रुपये की एक बॉल है, सिंपल। और कोई भी अनयूजुअल और अनरीजनेबल मैनर में उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, उसको इस तरीके से बताओ कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। कोई कोड लैंग्वेज, कोई अंट बंट बात करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सेप्टेंस जो है, जब तक प्रपोजल में लिखा ना हो कि किसी पर्टिकुलर माध्यम से करो, तब तक आप उसको रीजनेबल मैनर से कर सकते हैं, सिंपल बात है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर मैनर में ही एक्सेप्टेंस करना, तो क्या करोगे? तो हम सिंपल सी बात ये करेंगे कि हम अगर जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिखा है एक्सेप्टेंस और उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हम सामने वाले को बोलेंगे भाई कि उसी तरह से एक्सेप्टेंस करो उसका, वरना हम तुम्हारा बात, हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे। अगर हम आपत्ति जताएंगे तो सामने वाले को वो काम करना पड़ेगा, और हम हमारी आपत्ति जताने पे वो काम वो ना करे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। परंतु अगर हमने आपत्ति ही नहीं जताई तो क्या होगा? तो माना जाएगा कि हमारा डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो रही है दोस्त, तो आगे से तुम ये समझो कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट ही करो तो ही मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, और तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो कैश ही दूंगा, तो वो चाहे तो तुम्हारा आईफोन लेना कैंसिल कर सकता है, यानी कि क्योंकि तुम उसके प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उसको परफॉर्म करके नहीं दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। अच्छा रुको, एक और पॉइंट, अगर बाई चांस को यहाँ पे उसने जो है ये बोल दिया कि ऑब्जेक्शन जो है मुझे है भी, बट चलो ठीक है भैया, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो कैश ही कर दो, तो बेसिकली उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया, तो फिर जो है डीम्ड एक्सेप्टेंस उसका हो गया।
तो इन शॉर्ट हमारे पास एक्सेप्टेंस किस तरह से कर सकते हैं उसका आंसर आ चुका है। एब्सोल्यूट एक वर्ड लिखा है बट इसके अंदर कई सारी बातें हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 8 की बात करूं तो सेक्शन 8 जो है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात करता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी बीवी ने तुमसे कहा कि तुम रूम की सफाई कर दो, तुम्हें बढ़िया सा खाना बना के दूंगी, और तुमने जो है रूम की सफाई कर दी, तुमने उस पर उसकी बात पे हाँ या ना नहीं जताया, लेकिन तुम्हारा रूम से सफाई करना जो है, सफाई करना, वो तुम्हारा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया बीवी की बात का। माना ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम यहाँ पे जो है नहीं केस फाइल करने जा रहे हो बट फील समझने की कोशिश करो, ठीक है। वहीं दूसरी ओर एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो तो मैं 50 बार बोलता ही हूँ तुमसे, तुम दुकान पे गए, तुमने 2 टॉफ़ी निकाली, तुमने 2 रुपये दिए और जो है दुकानदार ने शांति से ले लिए, तो ना तुमने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला। यहाँ पे क्या हो गया, कंसिडरेशन उसने तुम्हारी एक्सेप्ट कर ली और उसने जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ उसकी तरफ से वो क्या हुआ, तुम्हें टॉफ़ी देना। तो इन दोनों कार्य के जब साथ में ये हुए तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात तुम्हारे सामने आ गई। अगर तुम्हें ये सेक्शंस क्लियर हुए तो तुम बहुत अच्छे से इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को कर सकते हो। लास्ट जो पूरा रिवोकेशन है उसको समझते हैं कि कब तक हम रिवोकेशन कर सकते हैं। देखो रिवोकेशन कब होगा, एग्रीमेंट के बाद। एग्रीमेंट के बाद अगर होगा रिवोकेशन तो प्रपोज़ल का रिवोकेशन करना है या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन करना है, 2 केस बनेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस कब, प्रपोज़ल का रिवोकेशन कब तक कर सकते हो। जैसे कि अमन जो लैपटॉप अपना बेचने वाली बात का रिवोकेशन करना चाह रहा था, तो वो कब तक कर सकता है, जब तक अमन के पास सामने वाले भरत का एक्सेप्टेंस का लेटर ना पहुंच जाए। जब तक अगर अमन को ये मालूम पड़ जाए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया ना पूरा। अगर अमन को नहीं मालूम पड़ा है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ो, क्या पढ़ो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ो कि प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ठीक है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब अमन को मालूम नहीं पड़ा है जब तक कि इसने एक्सेप्टेंस कर लिया है, टिल दैट टाइम अमन कैन रिवोक इट। उल्टा कर दो भाई, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, यानी कि इसने एक्सेप्टेंस पहले कर लिया लैपटॉप का और इसने सोचा कि अरे रे 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 40,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं जो है कम में कहीं और से ले लूँगा। तो तब इसमें क्या करेगा वो, इसका एक्सेप्टेंस इसके पास जब तक पहुँचेगा तब उससे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी, तो उससे पहले कभी भी, यानी कि revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor। तो communication of acceptance as against the acceptor कब complete होता है, जब इसके पास लेटर पहुंच के ये पढ़ लेता है, तो उस चीज़ से पहले पहले कभी भी ये रिवोकेशन कर सकता है। तो टाइम लिमिट पता चल गई तो मैं रिवोकेशन की। अब अगर तुम बोलो तो मैनर कैसे होगा, प्रपोजल का रिवोकेशन करना है, प्रपोजल का, ये बात याद रखना, यहाँ पे प्रपोजल का ही रिवोकेशन हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए प्रपोजर के नोटिस के द्वारा, कोई भी व्यक्ति नोटिस नहीं देगा, प्रपोजर देगा नोटिस को, तो रिवोकेशन हो सकता है। लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, फॉर एग्जांपल प्रपोजल में लिखा था कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे देना, नहीं दिया, या फिर जो है अगर फॉर एग्जांपल कोई टाइम नहीं लिखा था तो रीज़नेबल टाइम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों के कपड़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर गर्मियाँ निकल जाएं उसके बाद तुम जो है कपड़े सप्लाई करवाओ तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात हो गई ना कि एक्सेप्टेंस जो है रीज़नेबल टाइम में होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो रिवोकेशन हो जाएगा। थर्ड बात जो है, एक्सेप्टर ने कंडीशन प्रेसिडेंट परफॉर्म करने को कहा, प्रपोजर ने कंडीशन प्रेसिडेंट परफॉर्म करने को कहा और उसने एक्सेप्टर ने मतलब नहीं किया, फेल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी बैग है, वो कहता है कि पहले हमारे यहाँ की मेंबरशिप लो, है ना, मेंबरशिप लो, फिर उसके बाद जो है हम तुम्हें हमारे यहाँ का बैग खरीदने देंगे। तुम मेंबरशिप जो ये है ना, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशन होती है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले एक कार्य है जो आपको करना पड़ता है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है जो ऑफरर ने लगा दी होती है। तो अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली तो आप बैग नहीं ले सकते हो, ये उसने कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी। अब अगर ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट है और आपने इस मेंबरशिप को नहीं लिया तो आपका ये रिवोकेशन माना जाएगा।
साथ ही साथ अगर डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है किसकी, प्रपोजर की, और ये बात का पता, डेथ और इंसैनिटी का पता चल जाता है किसको, एक्सेप्टर को, कब, एक्सेप्टेंस करने से पहले। यानी कि मुझे मालूम पड़ गया कि जो जहाँ से ये प्रपोजल आया है वो आदमी तो निपट लिया, अगर मैंने उसके ये बात की नॉलेज होने से पहले एक्सेप्टेंस कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि वो रिवोक हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ डेथ और इंसैनिटी का नॉलेज टू मी बिफोर मी एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। ठीक है, तो ये बात अगर हम समझ चुके हैं तो क्रिस्प तरीके से ये सेक्शंस का जो जोड़ा है इनको याद करने का तरीका है 3 to 9। कैसे करेंगे कम्युनिकेट, ये बताया गया है 3 से 9 में। बेसिकली एक्सप्रेस इम्प्लाइड एक्शन या ओमिशन के माध्यम से। कब कम्युनिकेशन माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया है, ये सेक्शन 4 में दिया गया है पोस्टल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे, ठीक है, ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट होगा, अनक्वालिफाइड होगा, परफॉर्मेंस के माध्यम से, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस याद होगा 7 और 8 में, और रिवोकेशन एट लास्ट 5 और 6 में बताया गया है कि कब तक हम रिवोक कर सकते हैं और रिवोकेशन प्रपोजल का कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इसमें नहीं पढ़ा, या फिर इसमें लालमन शुक्ला का केस नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ दोस्त, पेशेंस रखो, एक वीडियो आएगी, तुम्हारे इनके अलावा भी 10 तरह के और पैटर्न्स हैं जो इनमें क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। मैं सारे उनके केस लॉज में तुम्हें बता दूंगा, इसलिए इस टॉपिक को तुम तब कंप्लीट मानना जब इस वीडियो को और उस केस लॉ वाली वीडियो को देख लो। क्लियर है? अगर तुम्हें ये बातें क्लियर हैं और वीडियो अच्छी लगी दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं। थैंक यू।